तो ये बात मैं पहले कर चुका हूं। करिकुलम इसलिए जरूरी है कि ये हमें बताता है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे एग्जाम लेना। ठीक है, 1 to 3 तक हम देखते हैं, हमारे पास जीके होती है, सबको पता है जीके के अंदर सोशल स्टडीज और साइंस कंबाइन कर दी जाती है। 6 to ऑनवर्ड इसको सेपरेट कर दिया जाता है साइंस के नाम से और सोशल स्टडीज या जियो हिस्ट्री के नाम से। करिकुलम जब हम अभी देखेंगे जल्दी से, तो आप लोगों को ये 4 चीजें मिलती हैं, क्योंकि हमने करिकुलम पढ़ना है, उसको समझना है। डोमेन है, स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है और एसएलओ है। हमारी किताब पे सिर्फ एसएलओ दिया होता है। वर्टिकल लिंकेज क्या है, ये देखें। वर्टिकल लिंकेज बिल्कुल इसी तरह करिकुलम में भी काम करती है कि जब हम बच्चे को कोई भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी नीयत ये नहीं होती कि उस कंसेप्ट को एक ही क्लास में खत्म कर दिया जाए। हम वो कंसेप्ट ग्रेजुअली दूसरी क्लास में भी लेके जाते हैं, हायर ग्रेड्स में भी लेके जाते हैं। इसे हम कहते हैं वर्टिकल लिंकेज। हमारे 1 to 3 जीके में 3 डोमेन्स हैं, बायोलॉजिकल डोमेन या लाइफ साइंसेस डोमेन, फिजिकल डोमेन जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाता है, और अर्थ एंड स्पेस जिसके अंदर जियोग्राफी हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है जी, ये देखें डोमेन्स हमने देख ली। डोमेन आपके पास ब्रॉड लेवल होता है, जैसे लाइफ साइंसेस एक डोमेन है। अब कहने को 2 लफ्ज है लेकिन सारी जिंदगी इसी में समाई हुई है। तो आपको कैसे पता लगेगा ग्रेड 1 को क्या पढ़ाना है, 2 को क्या पढ़ाना है? तो फिर डोमेन को मजीद एक्सप्लेन किया जाता है स्टैंडर्ड में जाके। अब डोमेन देखें 2 अल्फाज हैं, लेकिन स्टैंडर्ड देखें, स्टूडेंट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड डेमोन्स्ट्रेट क्यूरियोसिटी अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रोसेसेस ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड देम। थोड़ा सा कुछ बेहतर पता लगा, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। स्टैंडर्ड को फिर लाया जाता है बेंचमार्क्स के अंदर। बेंचमार्क हमें उस टॉपिक की मजीद डिटेल बताते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लेकिन बेंचमार्क एक क्लास तक नहीं होते, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारा करिकुलम इस तरह से डिजाइन हुआ है कि ग्रेड 1 से 3 का एक बेंचमार्क होता है, जैसे आप यहां देखें बेंचमार्क 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं, वो ग्रेड 1 से शुरू होता है, ग्रेड 3 पे एंड होता है। ठीक है, इसी तरह ऊपर जब आप आते हैं तो बेंचमार्क ग्रेड 4 और 5 का होता है, उससे ऊपर 6 to 8 का होता है, फिर 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, एग्जैक्ट डिटेल हमें पता लगती है जब हम एसएलओ पे आते हैं। एसएलओ हमें एग्जैक्ट डिटेल बताता है ग्रेड 1 में क्या पढ़ना है, ग्रेड 2 में क्या पढ़ना है और ग्रेड 3 में क्या पढ़ना है। तो डोमेन को इलैबोरेट किया स्टैंडर्ड ने, उसको मजीद इलैबोरेट किया बेंचमार्क ने, और फाइनली एसएलओ ने। कुछ रैंडम एसएलओ है, मैं चाहता हूं आप लोग खुद पढ़ें। एक क्लास को पूरा पढ़ना है, एक क्लास को पूरा पढ़ें, दूसरी क्लास से कोई एक आधा एसएलओ पढ़ लें बस। इसमें आप कुछ सीक्वेंस देखेंगे। मुझे जरा पानी मंगवा दें। करिकुलम के अंदर 2 तरह की लिंकेज होती है। एक लिंकेज, ये आपने ध्यान से सुनना है, एक लिंकेज होती है सेम ग्रेड में। जैसे यहां देखें लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट आया ग्रेड 1 के अंदर। बच्चा पहले लिविंग नॉन लिविंग पढ़ेगा, फिर वो आगे जाएगा कि लिविंग थिंग्स को एयर, वाटर और फूड चाहिए होता है। पहले वो लिविंग नॉन लिविंग पढ़ेगा, फिर वो लिविंग के आगे मजीद पढ़ेगा कि इन्हें क्या चाहिए। जब वो ये बात कर लेगा, फिर वो आता है प्लांट्स के ऊपर, राइट? प्लांट्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो प्लांट्स को आइडेंटिफाई करता है एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी कि हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, शेड मिल रहा है। फिर वो आता है आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ प्लांट्स, कि हमारी सराउंडिंग में कौन सी चीजें प्लांट से बनती है। यानी कि वो एक टॉपिक को कंटिन्यू करता है लिविंग नॉन लिविंग से, फिर लिविंग पे आता है, फिर प्लांट्स पे आता है, फिर अपनी सराउंडिंग में आता है, फिर उससे चीजों को देखता है कौन कौन सी चीजें हैं। अब ये एक कंसेप्ट की कंटिन्यूटी है विद इन अ सिंगल क्लास, विद इन अ सिंगल ग्रेड। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लिंकेज। सेम क्लास के अंदर जो एसएलओ का टॉपिक्स का लिंक करना है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लिंकेज कहलाता है। करिकुलम में एसएलओ होते हैं, आपकी किताब में टॉपिक होते हैं। टॉपिक की सेंस में आप समझते हैं कि हमारी चैप्टर का टॉपिक आपस में लिंक होता है। पहला टॉपिक बच्चा पढ़ता है तो उसका सेकंड टॉपिक उसको
समझ आता है। लेकिन जब बच्चे ने लिविंग, नॉन लिविंग और प्लांट को ग्रेड 1 में पढ़ा, तो अब आप देखिए ग्रेड 2 में कहां स्टार्ट होता है, एनिमल्स से। ऐसा है, ग्रेड 2 स्टार्ट होता है एनिमल्स से। एनिमल्स कौन से हैं, लैंड वाले कौन से हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये क्या है, ये भी लिंकेज है, लेकिन लिंकेज इस तरह से है कि जो चीज ग्रेड 1 में पढ़ लिया वो 2 में ना आए, 2 उससे आगे चले। ग्रेड 1 में अगर प्लांट था तो ग्रेड 2 में एनिमल आ जाए, इसे हम कहते हैं वर्टिकल लिंकेज। जो एक ग्रेड को दूसरे ग्रेड के साथ जोड़े, इसे हम वर्टिकल लिंकेज कहते हैं। ये वर्टिकल लिंकेज इसलिए जरूरी होता है, जैसे जैसे क्लास बढ़ती है टीचर ये रियलाइज करता है बुक लेंथी होती जा रही है, बच्चे पूरी पूरी किताब याद नहीं कर पाते, और आप टीचर क्या करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में या तो आप पूरा चैप्टर स्किप करवाते हैं, या फिर चैप्टर के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ा के बाकी स्किप करवा देते हैं। इस चीज का नुकसान बच्चे को बोर्ड में होता है, क्योंकि बोर्ड में चाहते ना चाहते उसे पूरी किताब पढ़नी है, पूरी किताब से पेपर आता है, सेम किताब का टॉपिक जो नीचे क्लास में था लेकिन बच्चे ने नहीं पढ़ा, उसकी बेसिक नहीं होती, अब वो बोर्ड का एग्जाम उसे मुश्किल लगता है कि मैंने पूरी किताब याद कर दी। 8वीं तक उसने कभी पूरी किताब याद नहीं की होती, 9 से जब किताब बड़ी हो जाती है, अब उसके लिए पूरी किताब याद करना पॉसिबल नहीं रहता। आपको तो मैंने कहा, आप लोग तो लीडर है ना, अच्छा स्कूल है आप लोगों का, लेकिन ये चीज बड़ी कॉमन है। आप लोगों को, मुझे यहां नहीं आइडिया क्या ट्रेंड है, लाहौर के अंदर तो अब हर गली में स्कूल एकेडमी खुल गया होगा। 3 मरले के घर में भी स्कूल है, 5 मरले के घर में भी स्कूल है। वो क्या कल्चर देते होंगे और क्या टीचिंग देते होंगे। मैट्रिक करके भी पढ़ाते हैं बच्चे, और 8वीं करके भी टीचर्स पढ़ाती हैं। तो उन्होंने क्या पढ़ाना है और क्या बच्चों ने सीखना है। तो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं शहरों के अंदर। अच्छे स्कूल हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी इतने ज्यादा है। तो वहां फिर हम देखते हैं बच्चा सफर करता है। ये वो बच्चा होता है जो फिर बोर्ड्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो ये वर्टिकल लिंकेज हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है कि एक कंसेप्ट जो चलता है उसी की एडवांसमेंट होती है अगले ग्रेड्स के अंदर। अगर मैं आगे आऊं, ये देखें, ये 4, 5 है। आगे अगर आप देखें जो करिकुलम बना वो 4, 5, 6, 7, 8 इकट्ठा बना 5 क्लासेस का। सेम आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क्स हैं, लेकिन बेंचमार्क अगर आप लोग देखें तो आप वही बात जो मैंने की, 4 और 5 का इकट्ठा बेंचमार्क है और 6 और 8 का इकट्ठा बेंचमार्क है। यानी एन मुमकिन है कि एक टॉपिक 4 में स्टार्ट हो, 5 में खत्म हो, या आगे जाके 6 में खत्म हो, इसलिए करिकुलम इकट्ठा बना है। ये देखें, ये आपके पास 4 का कॉलम है, 5 का कॉलम है, 6 का कॉलम है। अब बेंचमार्क 4 और 5 का था, लेकिन क्लास कौन से लिंक हुई है, 4 को उसने 6 के साथ, यानी कि 4 को 5 में कंटिन्यू नहीं किया। 4 में जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो 6 में जाके कंप्लीट होंगे, और 5 में जो टॉपिक स्टार्ट करेगा वो शायद 7, 8 में जाके कंप्लीट होंगे। तो ये एक प्लानिंग के थ्रू ये तरीका होता है। ये जो हम कहते हैं 3 के बाद 4 स्किप करके 5वीं करवा दें, तो वो अच्छा आइडिया नहीं होता, क्योंकि 4 5th के साथ मैच ही नहीं कर रही। ये जो बच्चा तीसरी के बाद 5वीं में अच्छा परफॉर्म करता है वो इसलिए करता है कि 5वीं में शायद ही कोई चीज होती है जो 4 वाली होती है। अगर 5वीं में 4 वाली चीजें कंटिन्यू करे तो बच्चा सफर करे, लेकिन वो बच्चा आगे सफर करते हैं बास, हर कोई नहीं करता लेकिन बास करते भी हैं, क्योंकि 4 कंटिन्यू हो रही है 6 में। जैसे आप लोग देखें, 1 में लिविंग नॉन लिविंग प्लांट्स, 2 में एनिमल्स था, 4 में दोबारा प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स की अब डिटेल आ गई है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, आगे उसकी लाइफ साइकिल आ गई है। 6 में देखें क्या आया, 6 में प्लांट्स की रिप्रोडक्शन आ गई है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड आ गए हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड्स आ गए। इस तरह से कंसेप्ट्स कंटिन्यू करते हैं, और ये आपके वो एक्शन वर्ब्स हैं, क्विकली इन्हें पढ़ लेंगे अच्छा है, कि ये रिकॉग्नाइज करना, नेम करना, आइडेंटिफाई करना, इनमें बहुत माइनर सा फर्क होता है तीनों ही लोएस्ट लेवल, रिमेंबर लेवल के, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क है, इसलिए उनमें 3 डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं।
रिकॉग्नाइज क्या है? उस चीज को याद करना जो पहले से आती है। नेम में आपने सिर्फ किसी कंसेप्ट को नाम देना है। आइडेंटिफाई क्या है? रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन उस चीज पे जिसके फीचर्स आपको पहले से आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, तो आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हम क्विकली आगे जाते हैं। इसकी वर्कशॉप अलहदा से होती है। अगर कभी दोबारा चक्कर हुआ आपकी तरफ तो हम एसएलओ के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट्स पे। अभी तक मैंने तमहीद बांधी है, हम लाइफ साइंसेज या बायो को किस तरह से बेहतर पढ़ाएं कि अगर बच्चे का इस फील्ड में पैशन है तो वो इस फील्ड को चूज करे। 9th चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें सिर्फ उसकी ब्रांचेस होती हैं, सब फील्ड्स होती हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी होती है। आम टीचर शायद 2 हफ्तों में पढ़ा के बड़ा आसानी से आगे चला जाता है, सिर्फ डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल होती है। लेकिन मैं इस चैप्टर में हमेशा कम से कम 1 मंथ लेता हूं, क्योंकि हमें बच्चे को यहीं से चेक करना है या उसको रियलाइज करना है कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं तो वो कंप्यूटर की तरफ जाए। क्या क्या मैथडोलॉजी हम यूज कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पीछे कहा, इस वक्त जो हमारा मेथड है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में टीचर पैसिव होता है। पहले टीचर ये था, अब ये होना चाहिए। आप लोग पढ़ें इसको। बात वही है, टीचर पैसिव हो, कम से कम टाइम में लेक्चर दे, ज्यादा से ज्यादा टाइम में स्टूडेंट को एंगेज करे। मैं अगर एक लफ्ज में इसको समराइज करूं तो आज रिसर्च कहती है कि टीचर का काम क्लासरूम में फैसिलिटेटर का है, जिसको यहां कह रहे हैं एनेबलर, कि बच्चे को सिर्फ फैसिलिटेट कर दें, बाकी काम बच्चे से करवाए। वो क्या है? वो ये, टीचर पैसिव हो जाए, स्टूडेंट एक्टिव हो जाए। 40 मिनट के लेक्चर में विद इन 10 मिनट टीचर सारा कुछ वाइंड अप करे। हमारे जहनों में अच्छा टीचर वो है जो किताब की एक एक लाइन को व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा होता है और ट्रांसलेट करके बता रहा होता है, और बच्चा कहता है बहुत अच्छा टीचर है, मुझे किताब की एक एक लाइन की समझ आ रही है। या अकेडमीज के अंदर हम उससे अच्छा टीचर कहते हैं जो किताब से बाहर एक्स्ट्रा चीजें भी बताता है। आज रिसर्च दोनों को गलत कहती है। आज हम कहते हैं जो किताब है इतना ही पढ़ाओ। जिसको आप 30 मिनट कहते हो वो शायद 10 मिनट का काम है, उसको 10 में ही करो, उसको एक्स्ट्रा में ना लेके जाओ। क्यों? कि जब आप अपना मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो वो 30-40 बच्चों की क्लास में शायद 5 से 10 बच्चे होते हैं जो आपके साथ चलते हैं। बाकी का स्टूडेंट डेली आपसे टूटता जाता है, डेली उसे लगता है मुझे टीचर की कोई बात समझ नहीं आई। और ये वो बच्चा होता है जब रोज इसके साथ ये काम होता है तो महीनों और सालों के बाद वो कहता है मुझे इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके अंदर मैथ का फियर होता है, बायो का फियर होता है। वजह ये होती है, करिकुलम बनता है सभी के लिए। वो जो 35-40 बच्चा है सभी को चलाने के लिए। सभी को आप तब चलाते हैं जब आप करिकुलम की लिमिट के अंदर रह के पढ़ाते हैं। फिर आप अपनी एफिशिएंसीज नहीं दिखाते, आप जितना पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो सिखा रहे होते हैं। लेसन प्लानिंग के बहुत से मॉडल हैं, लेकिन हम कैंटर में जो बुक्स आप पढ़ा रहे हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन मेथड हम यूज करते हैं वो बॉक्स मेथड है। ये मेथड बहुत फेमस है, इसी को हमने मॉडिफाई करके अपना एक नया मेथड बनाया है जो वे फॉरवर्ड में मैं डिस्कस करूंगा टाइम मिला तो। ये मेथड कहां से अखज हुआ है? हार्वर्ड इसको यूज करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर इसको यूज करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इसको यूज करती है। इंटरनेशनली बॉक्स मेथड में आप डेली लेसन प्लान बना रहे होते हैं, और इन डेली लेसन प्लान के अंदर आप सब भी करते हैं, हमारे कैंटअप के रिसोर्सेज में ये चीज शामिल होती है। ब्रिजिंग क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हो या पिछली क्लास में पढ़ा था या पिछले लेक्चर में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप बच्चे को बताते हो, पूछते हो, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आ जाता है।
प्री टेस्ट यानी प्री लेक्चर एक्टिविटी होती है, लेक्चर आ जाता है, पोस्ट लेक्चर एक्टिविटी हो जाती है और समरी हो जाती है, टेस्ट हो जाता है। हम ये काम बड़ा कॉमन करते हैं, चाहे हमें ये पता ना हो कि ये हार्वर्ड का या टोरंटो का मेथड है। इसी मॉडल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है। मैं बायो कैसे पढ़ाता हूं, या अगर मैं अपनी बुक्स के लिए 6, 7, 8 में बायो के लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, कोशिश करें बायो में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूछे इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या क्यूरियोसिटी डेवलप की जा सके। क्वेश्चन से स्टार्ट करें ताकि आप ना बताएं, बच्चा बोले, बच्चा पार्टिसिपेट करे। बहुत कम होता है लेकिन बात जगहों पे हम देखते हैं, स्पेशली जो प्रोसेस वाले टॉपिक्स होते हैं जहां कोई प्रोसेस बता रहे हैं, लाइफ साइकिल प्लांट बता रहे हैं, माइटोसिस बता रहे हैं, मियोसिस बता रहे हैं, सीक्वेंस में बात करें। हमारी बुक्स के अंदर, बायो की बुक्स में ये बहुत बड़ा फ्लॉज है। गवर्नमेंट की बुक्स में 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स उठा के देखें, किसी भी टॉपिक में आपको सीक्वेंस नहीं मिल रहा होता। गाइड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं जिसमें वो सीक्वेंस बना होता है और हमें समझ आती है। तो हमारा राइटर आई डोंट नो क्यों ये काम करते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं लिखता टॉपिक। सीक्वेंस बनाना सीखे। साइंस में और बायो के पोर्शन में पिक्चर्स की बहुत अहमियत होती है। बच्चा जितना अच्छे से पिक्चर को इंटरप्रेट करना सीख जाएगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो पिक्चर से ले सकता है। ये चीज उससे रट्टे से दूर करती है, और जब उसको अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी होती है, अगर वो पिक्चर्स को रीड करना सीख जाए तो वो अपने 2-2, 3-3 पेजेस के टॉपिक एक पिक्चर में ही दोबारा रिवाइज कर लेता है। जहां कहीं मुश्किल जार्गन्स हैं, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हें सिंपल करना चाहिए। जहां रियल लाइफ सिनेरियो से हम अटैच हो सकते हैं वहां अटैच हो। लास्ट में जो हम मोस्ट कॉमन चीज जिसको मैं प्रमोट करने आया हूं, टी पैक मॉडल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी क्लास में जरूर लेकर आए। यहां से अब हमारा 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, कोई गलत नहीं है, कोई ठीक नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेशन चाहिए। थॉट प्रोवोकिंग, मैंने रैंडम कुछ एसएलओ लिए हैं, कोशिश की है नीचे ग्रेड से भी लूं और बोर्ड की किसी क्लास 9 से भी लूं। हमने अभी पढ़ा ग्रेड 1 का एक एसएलओ था, रिकॉग्नाइज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। किसी ने फर्स्ट क्लास पढ़ाई है ग्रेड 1? कोई है यहां ग्रेड 1 का टीचर? कोई भी नहीं है। चले 10 सेकंड ले, खुद सोचें कि आप एक बच्चे को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो बजाय सीधा लिविंग और नॉन लिविंग बताने के क्या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आप उससे पूछें ताकि उसे आज के टॉपिक पे लेकर आए। वो जो बॉक्स मेथड में प्री टेस्ट था वो यही था, प्री लेक्चर एक्टिविटी। और आई थिंक पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप उससे कहें अपनी सराउंडिंग में अभी देख के बताओ लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। पहले तो वो आइडेंटिफाई करें। जो एसएलओ की डिमांड है कि पहले उसे के पहचाने, फिर उससे कहें कैसे पहचाना। ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैं सेम मेथड अभी आपको ग्रेड 9 पे भी अप्लाई करवाऊंगा। बस हर चीज ये फीचर है कि एक मूवमेंट से वो पता लगा सकते हैं। और अच्छा, अगर आप थोड़ा सा याद करें, हमारी बुक्स जो हमने पढ़ी थी ग्रेड 9 और स्पेशली ग्रेड 11 फर्स्ट ईयर की, पहले चैप्टर के अंदर पहले पेज पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी होती हैं बायो के अंदर, स्पेशली फर्स्ट ईयर के अंदर। तो याद है, दे कैन मूव, दे कैन जनरेट देयर एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने वो काउंट की हुई है, वो 10 कैरेक्टरिस्टिक लिखी होती हैं 11वीं क्लास की पुरानी किताब जो अब चेंज हो गई है उसके पहले ही पेज पे। अगर मैं आपसे कहूं कि एज ए टीचर आप बच्चे को अगर ये नॉन लिविंग लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक बताने लगे हैं, उस 10 में से एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी हो कि बच्चों ये है तो लिविंग है, ये नहीं है तो बाकी 9 भी है तो लिविंग नहीं है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। ये भी तो हमारी एक्सपर्टी है ना कि हम बहुत सारी चीजों को स्क्वीज करते करते किसी एक कॉमन पॉइंट पे लेकर आए जहां से उस कंसेप्ट की बुनियाद रखें। सांस लेना, सांस लेना क्या होता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को जस्टिफाई भी करता हूं। सांस लेना असल में गैसेस एक्सचेंज है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। मूवमेंट,
ग्रो करना, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड, नॉन लिविंग थिंग आप साइज बढ़ा सकते हैं दो चीजें मिला के, लेकिन नेचुरली नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग किसी सिनेरियो में नहीं बनाते। आप नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेम ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन आप एक टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं ग्लूकोज को एंजाइम देके, वहां पे भी एनर्जी जनरेट होगी। जो काम आप नहीं कर सकते वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क करती है वो रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो तो टेक्निक्स है ना, नॉन वो तो आर्टिफिशियल होगी ना, हम नेचुरल में रह रहे हैं। 1 क्लास के बच्चे को तो क्लोनिंग नहीं बताएंगे, 1 क्लास के बच्चे पे तो जाना भी नहीं चाहिए, वो तो हम बर्डनाइज कर रहे हैं। ग्रेड 9 दोबारा सोचें, डिफाइन बायोलॉजी करने लगे और उसकी 3 मेजर ब्रांचेस करने लगे, क्या क्या क्वेश्चन बच्चे के जहन में डालें कि बुक वाली बात बताने से पहले उसके जहन में वो चीज खुद ही आ जाए। अभी नॉन लिविंग लिविंग वाला तो हमने बायो कर लिया, मुझे पहले बायो में बताएं। आप बच्चे को बायो बताना चाहते हो और आपको पता है बच्चे को बायो का पता है, बायो क्या है, बच्चा क्या कहेगा, व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, क्या इतना काफी है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, लेकिन उस पर आते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हम फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ते हैं तो वहां ये डेफिनेशन नहीं लिखी होती, 9th की बायो बुक में यही लिखा होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग या स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन फर्स्ट ईयर की बायो में ये डेफिनेशन नहीं लिखी होती। किसी को याद है क्या लिखा होता है? फर्स्ट ईयर की बायो में लिखा होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स, यानी आप बायो में उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स पे असरअंदाज हो रही होती है। आपका क्लाइमेट, वाटर, एयर, सब एबायोटिक चीजें जो आप पे असरअंदाज हो रही हैं वो भी बायो का हिस्सा है। देखिए होराइजन आपने थोड़ा बच्चे का सोचने का अंदाज बेहतर कर दिया, फिर आप बच्चे को यहां लाना चाहते हैं और आप कहते हैं अच्छा मुझे अपने आस पास सराउंडिंग में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके बताओ, तो वो जनरली जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बताएगा वो इन्हीं 2 कैटेगरीज में आ रहे होंगे। ये वाली चीज तो नजर भी नहीं आती, जैसे मैडम ने कहा कि हम बीमार होते हैं तो खुद ही तो नहीं हो जाते, कोई ना कोई मखलूक है, लेकिन बच्चे को कैसे इस कंसेप्ट की तरफ लाएं, कैसे उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर हम थोड़ा सा इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आए तो हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के अंदर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं बच्चों ये इतने छोटे होते हैं, बाज मखलूक इतनी छोटी होती है कि हमें आंखों से नजर नहीं आती, वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे सेंसेस भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते, देखना नहीं, छूना है, महसूस करना है, टेस्ट करना है, ये बर्ड्स भी इनको डिटेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो इन्हें डिटेक्ट करते हैं। ऐसा है? कौन से सेल है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इम्यूनिटी बनाते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो वायरस वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे सेंसेस में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो ऐसे स्पेशल सेल्स रखे हैं जो इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपने एक तीसरी मखलूक से उसको मुतारिफ करवा दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट आ गया। मेरा फेवरेट पार्ट है, ये तो मैं फख्र से कहता हूं मेरी अपनी याद है, जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए मैंने याद किया। लॉजिकल सीक्वेंस बनाए, बाज़ औक़ात बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को भी बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एक छोटा सा लेते हैं जिससे आपको मैं सेंस दूंगा। असल एक्टिविटी अगली है जो मैंने आपसे करवानी है और आप करेंगे लिख के, यहां मार्कर नहीं है, टाइम नहीं है। छोटा बच्चा है, ग्रेड 2 का बच्चा है, अगर आप बजाय उसको पॉइंट आउट करके बताने के, मैंने अक्सर देखा है माए बच्चों को बहुत छोटी एज में, प्री स्कूल एज में भी ये चीजें सिखा देती हैं, नोज क्या है, हेड क्या है, फुट क्या है, बहुत रैंडम तरीके से, रैंडम होता है, मैं अपनी फैमिली में भी देखता हूं। लेकिन अगर आप बच्चे को यही चीज इमेज की शक्ल में दिखा दें, या उसको ऊपर से सीक्वेंस वाइज शुरू हो या नीचे से सीक्वेंस वाइज शुरू हो, तो बच्चे के लिए याद रखना आसान होता है।
अब ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आप कहेंगे ये वाली बात हायर ग्रेड्स में कहां लेकर जाऊं, तो मैंने वहां से निकाली है जहां किसी का ज़हन भी नहीं जाता। ये चलो पड़े, और मैंने आपसे ये काम अभी करवाना है। हम अपने हालात का प्रोडक्ट होते हैं, ये बात मानते हैं। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है हम उसके मुताबिक एडजस्ट होते हैं। मैंने 2025 में फेडरल बोर्ड के बहुत अच्छे इदारों के टीचर्स को 9th के करिकुलम पे 3 माह की पेड ट्रेनिंग दी, 20,000 की पर टीचर, 20,000 रुपये हमारी फीस थी। और वो बेचारे इस्लामाबाद बैठे होते थे, मैं लाहौर अपने स्टूडियो से ट्रेनिंग देता था। ये ऐसे होते थे। किताब तो मैंने नहीं पढ़ानी, कोई 55 साल का टीचर बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, मेरी एज जितना उनका एक्सपीरियंस है, उन्हें मैं क्या बताऊं डिफाइन बायो क्या होता है। मुझे खुद भी नहीं पता था, ट्रेनिंग क्या करूं मैं। बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था कि इतनी कॉमन चीजों में क्या नया एस्पेक्ट निकालूंगे, टीचर को लगे कि मैंने कुछ पैसे हलाल किए। फिर सोचना शुरू किया तो ये चीजें आई जहन में। मैंने खुद भी कभी ऐसे नहीं पढ़ाया था जैसे भी आप लोगों को ट्रेनिंग करवाऊंगा। जरा ये बायो की सब फील्ड्स देखें, किताब में रैंडम लिखा होता है, हम भी उसी सीक्वेंस के मुताबिक रैंडम पढ़ाते हैं, जो जो पहले आ गया वो बता दिया। लेकिन थोड़ा सा सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अगर मैं आपसे कहूं सीक्वेंस वाइज चलें कि पहले जो फील्ड पढ़ाएं उसके बाद अगली फील्ड लॉजिकली बताएं कि ये पढ़ाने के बाद इसलिए अब ये पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है कि आप बच्चे को एनाटॉमी पढ़ाने के बाद जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ले फिर उसे फिजियो पढ़ाएं कि देखो अब आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम उन स्ट्रक्चर का फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है। जरा 30 सेकंड की, 1 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, चाहे लिख के करें, इनको नंबरिंग दें। नंबरिंग से मुराद ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अपने पास नंबरिंग दे कि अगर मैं ये क्लास में पढ़ाऊं, एक तरीका सिंपल जो हम सब फॉलो करते हैं, डेफिनेशन पढ़ाते हैं और एग्जाम्पल बताते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को ये पढ़ाएं कि देखो पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर हम उसके फंक्शन पढ़ेंगे, तो ये क्या सीक्वेंस आप लोग बनाएंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्विकली, और ये जबरदस्ती बनाना है। 2-3 जगहों पे ये सीक्वेंस टूट जाएगा, लेकिन आपने बनाना है, अपनी लॉजिक खुद बनानी है। जी, अब्दुल मनान साहब लास्ट टाइम आए थे। आपको टीचर वो प्रिंसिपल तंग कर रहे हैं, बस उन्होंने कहा जाके बैठो, फिर एंजॉय करें। नारोवाल का एक बहुत बड़ा सिस्टम है हसन स्कॉलर, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, बहुत बड़ा सेटअप है। वो ऐसे लगता है बाइट से जैसे यूनिवर्सिटी है। और उनके जो ऑनर है वो लाहौर में कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे 14-15वें स्केल की। तो बस एकदम जेन बदला, नारोवाल जाके बैठे, बैकवर्ड एरिया था, अच्छी एजुकेशन डिलीवर की। वो बहुत बड़ा सेटअप है, कोर्ट में पोजीशन लेता है गुजरावाला में। तो वहां जब जब मैं ट्रेनिंग देने गया हूँ तो 80-80 टीचर बैठा होता है, और वो हर सब्जेक्ट का टीचर बैठा होता है। जबरदस्ती कहते हैं ट्रेनिंग। मेरे लिए भी ट्रेनिंग देना मुश्किल होता है, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे सड़े हुए मुंह से देख रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग होती है छुट्टी वाले दिन। ठीक है, तो वो जबरदस्ती टीचर बिठाते हैं, हमें भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो भी मजबूरी लेते हैं। इसलिए मैंने कहा शायद आपको प्रिंसिपल ने जबरदस्ती भेज दिया। जो कर ले मुझे बता दे, जिससे पूरा ना हो हाफ हो जाए वो भी बता दे।
स्टार्ट करें, कोई एक पार्टिसिपेंट। चलें जी, एक केस हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारे तरफ मुतवज्जो हो जाएं। सबसे पहले ये हो सकता है कि आप बच्चे को सेल का इंट्रोडक्शन दें और उसे बताएं कि सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब बच्चे ने सेल पढ़ लिया है, आगे क्या पढ़ाना चाहिए? टिश्यू। फिर आप उसे बताएंगे कि जब सेल्स मिलते हैं तो मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी पार्ट को एनाटॉमी कहते हैं। जब आप बॉडी स्ट्रक्चर्स को इंटरनली पढ़ते हैं, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो जब टिश्यू से इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं तब आप उसकी स्टडी को कह रहे हैं एनाटॉमी। गुड, आगे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के फंक्शन क्या है? फिजियोलॉजी आ गया। आगे फिर थोड़ा सा सीक्वेंस टूट गया, अगला सीक्वेंस क्या बनाया है? फिर हम जेनेटिक्स पे आ जाएंगे, तो टिश्यू, सेल, पूरा ऑर्गेनिज्म, फिर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सेल से भी नीचे की चीज है। सीक्वेंस टूटा कि सेल से स्टार्ट किया, टिश्यू पे आए, पूरे ऑर्गन पे आए, फिर उनके फंक्शन पे आए और दोबारा सेल से भी नीचे जेनेटिक्स पे आ गए। सीक्वेंस टूट गया, लेकिन चले आगे। जेनेटिक्स पढ़ा लिया, फिर बस कोई और? जेनेटिक्स के बाद मॉलिक्यूलर पे आना ये भी गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर पहले होने चाहिए, उसमें जेनेटिक्स आती है। कि मॉलिक्यूल्स, आप बहुत सारे सेल्स के मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, उनमें से एक स्पेशल मॉलिक्यूल है डीएनए, आरएनए, जिसकी स्टडी को आप जेनेटिक्स कहते हैं। फिर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, मुझे पता है किसी से नहीं होगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। साइंस के स्टूडेंट तो है ना, कोई भी और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? किसी ने कोई थोड़ी सी भी वर्किंग नहीं की, या हौसला नहीं है? चले आप एंजॉय करें फिर। मुझे क्या पता बायो वाले कौन है, जो अब है भी वो भी कहेगा मैं नहीं हूं, और बदले से पीछे इशारे हो रहे हैं ये। एनीवन, कोई है और? नहीं तो मैं स्टार्ट करूं। यहां से कुछ बच्चे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हो? अब पता लगा क्लास में बच्चा पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता? फियर ऑफ बीइंग जज। समझ नहीं आ रही तो इसका आपका कसूर है, मैं बायो पढ़ाने तो आया नहीं। चले जी, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली, टाइम नहीं है, इसको वाइंड अप भी करना है मैंने। जल्दी से देखें, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मुझसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे करना चाहिए। बहुत बोरिंग टॉपिक होता है, लेकिन आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, थोड़ा सा बच्चे को टीजिंग करके, उसे कुछ सोचने को देके। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब बच्चों आप लोग अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो आप उसकी बाहर से शक्लो सूरत देखते हो। जब आप उसके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हो तो इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब जब आपने उसको बाहर से पढ़ा तो आपके अंदर तजस्सुस आया, इसको अंदर से भी देखूं, ये अंदर से कैसा होता है। तो जब आप बॉडी स्ट्रक्चर्स को इंटरनली पढ़ते हो तो वो एनाटॉमी होता है। आपने उसको सारा बाहर से भी पढ़ लिया, उसको सारा अंदर से भी पढ़ लिया। जब आपने उसके हर बॉडी पार्ट को एक्सटर्नली और इंटरनली पढ़ लिया, फिर आप कहते हो मैं पढ़ूं उसके किस पार्ट का फंक्शन क्या है। तो जब आप हर पार्ट का फंक्शन पढ़ लेते हो तो इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, जब आपने उसके स्ट्रक्चर्स का फंक्शन पढ़ा, आप ये सोचते हैं कि ये स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसे
समझने के लिए आप टिश्यू लेवल पे आते हैं। आप देखते हैं कि टिश्यूज कैसे बने हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और जब आप माइक्रोस्कोप, हिस्टोलॉजी को आप अपनी नेकेड आई से नहीं पढ़ सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जब आप टिश्यूज को माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है इसमें तो बहुत सारे सेल्स हैं। टिश्यू तो कलेक्शन ऑफ सेल होता है। तो जब आप सेल लेवल पे आते हैं तो इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और आप जब सेल्स को पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है सेल्स के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको बना रहे हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को आप कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और सबसे अहम लिविंग बायोमॉलिक्यूल आपके पास डीएनए आरएनए होता है। ये वो मॉलिक्यूल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। ये वो मॉलिक्यूल होता है जो पेरेंट्स वाली खुसूसियात बच्चों में लेकर आता है। तो आप फिर पढ़ते हैं जेनेटिक्स को। यहां तक सीक्वेंस बन रहे हैं। आगे अब हम कुछ नया करेंगे। जब आप जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो कैसे ट्रांसफर हुआ। दो स्पेशल तरह के सेल्स थे जिनके अंदर उसको ट्रांसफर किया गया, और वो सेल्स है एग एंड स्पर्म। तो जब आप एग और स्पर्म को पढ़ते हो तो आप देखते हो जब ये एग और स्पर्म जाके मिलते हैं तो यहां से नई जिंदगी स्टार्ट होती है, जिसकी स्टडी को आप कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो जो नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है इसकी स्टडी है एम्ब्रियोलॉजी। अब आप लोग देखते हो कि आपने इस तरह से जितने भी खुश्की के जानदार थे उन्हें देखा, उन्हें पढ़ा, उन्हें समझा, लेकिन आपको पता लगता है कि बहुत सारी लाइफ तो, बल्कि ज्यादा लाइफ तो एक्वेटिक लाइफ है, पानी